रंगमंच के सफरनामे पर अपने इस खास शो मंडी हाउस में आपका स्वागत है। ढेर सारे ऑडिटोरियम्स, स्टेज, लाइट्स और प्रोसीनियम थिएटर की बंदिशों से दूर आज हम बात करेंगे एक ऐसे माध्यम की जिसने थिएटर को आम आदमी से जोड़ कर रख दिया है, जिसने थिएटर को एक नई परिभाषा दी है। आज हम बात कर रहे हैं नुक्कड़ नाटकों की। जब भी नुक्कड़ नाटकों का जिक्र होता है, आमतौर पर यह माना जाता है कि कहीं यह सरकार या व्यवस्था के खिलाफ खेला जाने वाला नाटक तो नहीं। क्या है नुक्कड़ नाटकों का इतिहास, कैसे शुरुआत हुई इसकी, यह जानते हैं इस रिपोर्ट में। लेबर डिपार्टमेंट भी हम सबके सामने खुले में कहता है जी, और जब मजदूरों ने हमसे मिलकर मांग की कि भैया तन्ने जो समझौता किया है उसे लागू तो कर। न तो ये कोई तमाशा है और न कोई मदारी का खेल। आम आदमी को उन्हीं के मुद्दों से रूबरू कराने और उन्हें अपने हक के लिए जागरूक करने की ये कोशिश रंगकर्मियों की है। रंगमंच की एक ऐसी विधा है जिसके लिए न तो किसी मंच की जरूरत है, न किसी ऑडिटोरियम की, न मेकअप या लाइट की और न ही किसी और तामझाम की। मैं ये मानती हूँ कि हमारे यहाँ जैसे गांव में भी परफॉर्मेंस होती है छोटी छोटी, उसमें जो बहुत स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मेंस नहीं होती उसमें भी नुक्कड़ का एलिमेंट शामिल होता है। तो नुक्कड़ का एक तरह से हमारे जीवन से संबंध है। दवा बेचने वाला, मदारी, ये सब हम देखते हैं नुक्कड़ में। ये छोटी छोटी परफॉर्मेंस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जब भी आपने देखा देश में कोई ऐसी उथल पुथल का माहौल हुआ है तो एक बहुत बड़ा काम इस नुक्कड़ नाटक ने किया है। ख़ास करके जब कहीं हमारे देश में राष्ट्रीय एकता पे कोई संकट आया, उस तरह की स्थितियां पैदा हुई, जब तनाव वाली, अशांति वाली, तो इस नुक्कड़ नाटक का जो योगदान है उसको हम भुला नहीं सकते। आमतौर पर माना ये जाता है कि नुक्कड़ नाटक सरकार या व्यवस्था विरोध की उपज हैं। ये भी कहा जाता है कि ऐसे नाटकों का मकसद जन आंदोलनों और वामपंथी आंदोलन से आम लोगों को जोड़ना है। ये कहीं न कहीं सांस्कृतिक आंदोलन का एक बेहद असरदार जरिया है। लेकिन अगर नुक्कड़ नाटकों के इतिहास में जाएं, तो ये विधा हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी है। चाहे वो नौटंकी हो, आल्हा हो या फिर ऐसी कई लोक कलाएं जिनमें संवाद और संगीत के साथ साथ भाव का महत्व होता है। बाद में 20वीं सदी आते आते ये विधा सामाजिक सरोकारों और समस्याओं से जुड़ी और नुक्कड़ नाटक सामाजिक चेतना के मजबूत माध्यम बन गए। नुक्कड़ नाटक ट्रेड यूनियन मूवमेंट और किसानों के आंदोलनों से ही शक्ति पाता था, उन्हीं के लिए लड़ता था, उन्हीं के हक में लड़ता था। तो लिहाजा अब जो ताकत इसको मिलती थी उस ताकत की कमी है। हालांकि इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। मुद्दे लोगों के होंगे तो लोग खड़े रहेंगे आपके, नहीं तो उसने आपका टिकट नहीं खरीदा, वो यूं निकल जाएगा आपसे। और उसका जो वहां पर पावर भी है रुकने का, वो 1.5 घंटा भी नहीं रुका। 20-25 मिनट आपने उनको रोका तो आपकी सक्सेस है। तो मोस्टली लगता है कि वो मुद्दे इसमें उठाए जाते हैं जो करंट मुद्दे होते हैं, लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दे होते हैं। आजादी से पहले इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन या भारतीय जननाट्य संघ के बैनर तले नुक्कड़ नाटक वामपंथी आंदोलन का एक मजबूत हथियार बने। और नक्सलबाड़ी आंदोलन के दौरान बादल सरकार के नाटकों ने और 70 के दशक के बाद जनवादी आंदोलन की आवाज के तौर पर नुक्कड़ नाटकों का इस्तेमाल होने लगा। बीच बीच में उतार चढ़ाव होता है। नुक्कड़ नाटक कई दफ़े लगता है कि बहुत प्रभाव खो रहा है, लेकिन सिलसिला एक चल रहा है, कारवां चल रहा है। और कॉलेज में ऐसी जगहों पर जहां लोगों को थिएटर में रुचि जगाने की ज़रूरत है, ख़ास करके युवाओं में, वहां इसका काम अपनी जगह बहुत अच्छा चल रहा है और ये चलता रहेगा। नुक्कड़ नाटकों के सामाजिक फायदे को देखते हुए बाद में सरकार और कुछ संस्थाओं ने भी इसे अपने प्रचार का माध्यम बना लिया, जिससे इसकी धार कुछ कम हो गई। वक्त बदला
सामाजिक राजनीतिक हालात बदले, लेकिन आम आदमी की मुश्किलें, उसके शोषण और उपेक्षा का आलम बरकरार रहा। ऐसे में तमाम संस्थाएं आज भी नुक्कड़ नाटकों के जरिए सामाजिक चेतना जगाने का काम लगातार कर रही हैं। चाहे बादल सरकार हो, गुरुशरण सिंह हो या फिर सफदर हाशमी, नुक्कड़ नाटकों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले इन शख्सियतों को आज भी सामाजिक बदलाव के लिए नाटक करने वाले रंगकर्मियों के तौर पर याद किया जाता है। 1970 के शुरुआती दौर में बंगाल में नक्सलवाड़ी आंदोलन में बादल सरकार एक जुझारू रंगकर्मी के तौर पर उभरे और अपने नाटकों के जरिए उन्होंने बंगाल में सांस्कृतिक आंदोलन का परचम लहराया। एवं इंद्रजीत या पगला घोड़ा जैसे नाटकों के लेखक बादल सरकार ने नाटक को मंच की बंदिशों से बाहर निकालकर इसे नुक्कड़ नाटक की शक्ल में एक नई पहचान दी। थिएटर में बादल सरकार के योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के अलावा पद्मश्री से भी नवाजा गया। इनकलाबी नाटकों की कतार में गुरुशरण सिंह के नाटकों ने पंजाब में तो तहलका ही मचा दिया। पूरे देश में उनके नाटकों का अनुवाद हुआ और 80 और 90 के दशक में जगह जगह उनके नाटकों ने सांस्कृतिक आंदोलनों को एक नई पहचान दी। खासकर 1984 के सिख विरोधी दंगों के खिलाफ कौमी एकता का संदेश देने में उनके नाटकों की अहम भूमिका रही। इतने बड़े इंजीनियर होने के बावजूद उस शख्स ने गांव-गांव में जाके नुक्कड़ नाटक किए, लोगों को जागरूक करने की चेष्टा की। यहां तक कि आतंकवाद के खिलाफ पंजाब में जब आतंकवाद जोरों पे था, उस वक्त भी उस शख्स ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आतंकवाद का विरोध किया और उनके मान में घुस करके उनका विरोध करना ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम था, जो गुरुशरण सिंह ने हमेशा किया। इसी कतार में नुक्कड़ नाटकों के सबसे अहम किरदार बने सफदर हाशमी, जिनके मशहूर नाटक हल्ला बोल के दौरान 1989 की 1 जनवरी को साहिबाबाद में उनकी हत्या कर दी गई। पहले इप्टा से जुड़े रहे सफदर ने 1973 में जन नाट्य मंच बनाया और देश भर में किसानों और मजदूरों के मुद्दों से जुड़े नाटक खेलकर सामाजिक चेतना जगाने का काम किया। उनकी हत्या के बाद देश भर के कलाकारों ने सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट बनाया, जो बाद में खुद कई अंतर्विरोधों का शिकार हो गया। फिलहाल सफदर की हमसफर रही मलय श्री हाशमी जन नाट्य मंच के जरिए सफदर के सपनों को पूरा करने में जुटी हैं। मिनिमम वेजेस को लेकर के दिल्ली और दिल्ली के आसपास की फैक्ट्रियों में मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहा था और आपको खुद पता है, सबको पता है कि सफदर हाशमी की हत्या की गई। क्यों की गई? क्योंकि वो मजदूरों के हक में लड़ रहा था। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका, सफदर का। सफदर हाशमी की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए उसके बाद से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हुई। इस तरह की घटनाओं की नुक्कड़ नाटक होते रहे हैं। इप्टा, जन नाट्य मंच, जन संस्कृति मंच के अलावा देश भर में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो तमाम मुश्किलों के बावजूद नुक्कड़ नाटकों के जरिए सांस्कृतिक चेतना जगाने में लगी हैं। चारों तरफ करप्शन फैल रखा है। कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम एमपीज को खरीदना, चारा घोटाला, कारगिल, ना जाने लिस्ट कितनी लंबी है। अगर किसी विरोधी के खिलाफ
वो काम या वो प्रस्तुति हुई है, तो वहाँ पर कभी कभी स्थितियाँ बड़ी उग्र सी हो गई हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण भी रहा है कि एक बार ऐसा ही एक मंचन हो रहा था साहिबाबाद में, जहाँ सफदर हाशमी जी शिकार हुए उस मंचन के तुरंत बाद। तो ये कभी कभी लोगों को उसका असर इतना उद्वेलित कर देता है कि वो अपना आपा खो बैठते हैं। मुश्किलें तमाम हैं। दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों में नुक्कड़ नाटक भी व्यावसायिक हो गए हैं, लेकिन छोटे शहरों में रंगकर्मियों के लिए जोश और जुनून के साथ ये विधा एक खास उम्र तक ही बरकरार रह पाती है। फिर तमाम दबावों और आर्थिक ज़रूरतों की वजह से वे इससे दूर हो जाते हैं। लेकिन ये विधा नए रंगकर्मियों और उत्साही युवा पीढ़ी की बदौलत लगातार बरकरार रहेगी। मंडी हाउस में नुक्कड़ नाटकों पर हमारी ये खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे आज के किरदार में नुक्कड़ नाटकों के प्रति पूरी तरह समर्पित अरविंद गौड़ से। चाहे मुद्दा सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, अरविंद के नाटक हर जगह अपनी पहचान छोड़ते रहे हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अरविंद जी, आप इतने लंबे समय से रंगमंच से जुड़े रहे हैं। पूरे थिएटर को, आपने दिल्ली के थिएटर को, देश भर के थिएटर को इतने करीब से देखा है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस मंडी हाउस की, जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं, और इस मंडी हाउस को भी आप लगभग 25-30 साल से देख रहे हैं। इसमें कितना बदलाव आप महसूस करते हैं? मंडी हाउस तो मेरी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा सेंटर रहा है। मैंने जो भी सीखा, चाहे वो राजनीतिक विचारधारा हो, चाहे सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हो, चाहे रंगकर्म हो, सब कुछ यहीं की हवाओं से सीखा। तो जब मैं मंडी हाउस में आया था, उस समय यहाँ पर जो है बहुत सारे लेखक, पत्रकार, रंगकर्मी और बहुत सरगर्मी का पूरा माहौल था। बहुत गर्म माहौल रहता था और हर शाम को मिलते थे लोग और अपनी बातें शेयर करते थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हर वक्त में, हर दौर में चीज़ें बदलती हैं और नई चीज़ें आती हैं। अभी एक नया दौर है जो नई चीज़ें शायद लेगा, जो हमारे दौर में थी, हमारे जब हम ट्रेनिंग के लिए आए थे या शुरुआती दौर में आए थे। अब अलग तरह की चीज़ें हैं। आज के दौर में, इतने सालों में क्या क्या बदला है नुक्कड़ नाटक में, उसकी तकनीक में, उसकी शैली में, उसके प्रेजेंटेशन में क्या क्या बदला है?
जब मैंने नुक्कड़ नाटक करने शुरू किए थे तो उस समय हम लोग भी ये मानते थे कि नाटक जो है तुरंत तुरंत क्रांति ला देगा, लेकिन जैसे जैसे नाटक करते गए और हमारी समझ में विकास होता गया तो ये बात समझ में आ गई कि नाटक जागरूकता फैलाता है और चेतना फैलाता है और कहीं ना कहीं परिवर्तन का माध्यम बनता है। और उसमें जो परिवर्तन के जो माध्यम है उसमें सहायक माध्यम है, क्योंकि कोई भी सवाल है जब तक आप उसको सवाल को उठाओगे नहीं तब तक उस पर डिबेट नहीं हो सकती है। तो ये जो परिवर्तन पहले से दिखाई मुझे दिया। दूसरा एक कि अभी पिछले 15-20 सालों में विशेष रूप से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जो नुक्कड़ नाटक करने वाली जो मंडलियाँ आई हैं उसमें युवाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। और कैंपस थिएटर में जैसे हमने नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया था उस समय 4-5 कॉलेज मुश्किल से थे जहाँ पर नुक्कड़ नाटक होता था और अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आज जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 45 से ज़्यादा कॉलेजों में नुक्कड़ नाटक टीमें हैं और लगभग जो है बहुत सारे थिएटर ग्रुप जो है दिल्ली में नए आए जो नुक्कड़ नाटक करते हैं। उनके विषय बदले हैं, उनकी समझ बदली है, उनका क्राफ्ट बदला है और उनके जो है जो डिज़ाइनिंग है उसमें नए प्रयोग जो है लोग लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी विधा है जिसका इस्तेमाल सरकार भी करती है, कॉरपोरेट कंपनियां भी करने लग गई हैं। लेकिन इसमें जो एक शुरुआत में मुझे याद है कि एक समय ऐसा था जब भी कोई नुक्कड़ नाटक करने मंडली निकलती थी उसको ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता था। इवन प्रशासन के स्तर पे, पुलिस के स्तर पे उसे कई तरह की दिक्कतें उठानी पड़ती थी, परमिशन को लेकर दिक्कत होती थी और कई बार तो कई कलाकार गिरफ्तार भी कर लिए गए इस चक्कर में। तो क्या आज कोई नज़रिया में बदलाव आया है, कोई सरकारी अप्रोच या पुलिस प्रशासन के रवैये में नुक्कड़ नाटक को लेके कोई बदलाव नजर? नहीं, जो प्रतिरोध का नाटक है, जो सवालों को उठाता नाटक है, उसके प्रति प्रशासन का रवैया वैसा ही है। पिछले दिनों हमारे 2 एक्टरों को आतंकवादी बताकर जो है अरेस्ट कर लिया गया था और नुक्कड़ नाटक रोकने के लिए पुलिस आ जाती है, कई बार उनको समझाना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। इतना अंतर आया कि अब जो है पुलिस आम तौर से उतना बड़ा कदम नहीं उठाती है जितना 20-25 साल पहले उठाती थी। अब उन्होंने कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि लोग जो हैं जो बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कर रहे कि जिससे तुरंत जो सिस्टम को खतरा पैदा हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दर्शकों के बीच में जो एक्सेप्टेंस बढ़ी है और नुक्कड़ नाटक को जो पहचान मिली है उसकी वजह से जो विरोध का थिएटर करते हैं, जो सवाल उठाते हैं, उन पर आसानी से जो है सिस्टम जो है या पुलिस जो है अब पहले जैसा व्यवहार नहीं कर सकती, खासतौर से दिल्ली में। लेकिन अभी भी कई जगह छोटे जगह पर, छोटे कस्बों के अंदर पुलिस वही व्यवहार करती है। अरविंद जी, आपने नुक्कड़ नाटक के आज की स्थिति के बारे में बताया। आज जो स्थितियां हैं, सामाजिक राजनीतिक स्थितियां हैं, ऐसी स्थिति में आप कौन कौन से इश्यूज़ ऐसे हैं जिसको नुक्कड़ नाटकों के ज़रिए आप लोग उठाते हैं? हमारी संस्था ने जो सवाल उठाए, हमारे आसपास जो भी फैले हुए सवाल हैं, चाहे वो सवाल जो हमारा घर से शुरू होता है या राजनीतिक विचारधारा तक जाता है। जैसे घर से शुरू होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का सवाल होता है, डोमेस्टिक वर्कर का होता है, जो हमारे अपने घर के सवाल आते हैं, स्ट्रीट वेंडर हमारी गली में आता है, उसका सवाल को शुरू होता है। तो हमारे जो नाटक हैं वहाँ से शुरू होते हैं और राष्ट्रीय समस्याओं तक जाते हैं, चाहे वो फिर करप्शन का सवाल हो, चाहे हमारे पॉलिसीज़ का हो, चाहे ज़मीन की बात हो, आदिवासियों का जो सवाल हो, पानी का सवाल हो। तो ये जो सवाल है, मुझे लगता है कि हम शायद पहले से बाहर की बातें करते थे। अभी जो मेरे नाटकों में जो सवाल है हमारे घर से शुरू होते हैं और बच्चे से शुरू होते हैं, बच्चे की एजुकेशन से शुरू होते हैं, हमारे गली में जो जा रहा है आदमी उससे शुरू होते हैं, तो प्लानिंग से शुरू होते हैं। तो वो जो सवालात हैं जो लोगों से सीधे जुड़ रहे हैं, यानी हर वो सवाल जो आपके ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, उन्हें आजकल के नुक्कड़ नाटकों में उसका विषय है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद चलेंगे मंडी हाउस के कुछ और ठिकानों पर और जानेंगे क्या बदलाव वहाँ महसूस हो रहा है लोगों के बीच में।
ब्रेक के बाद मंडी हाउस के इस अंक में आपका फिर स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं अस्मिता थिएटर ग्रुप के रिहर्सल्स में। ये अरविंद गौड़ की टीम है। मैं अरविंद से ये जानना चाहता हूँ कि अरविंद, ये आपने जो ये रंगकर्मियों की एक इतनी लंबी चौड़ी टीम खड़ी की है, इसमें आपको जो मेहनत लगा, आपको क्या एक्सपीरियंस आया, क्या अनुभव आपका है कि इस टीम को खड़ी करने में आपको क्या क्या मुश्किलें सामने आई? सबसे पहले तो मैंने टीम को जब खड़ा किया तो ये मेरा मानना था कि हर कोई एक्टिंग कर सकता है। किसी को मैंने रिजेक्ट नहीं किया। जो भी मेरे पास आया उसको हमने ट्रेन किया, उसको काम कराया और उसको काम करने का मौका दिया। और टीम को खड़ा करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें तो लगातार ही चलती हैं, रिहर्सल की स्पेस से लेकर और जो है ऑडिटोरियम की और पैसे की दिक्कत। तो हम लोगों ने सोचा कि हम सिर्फ मंच के नाटक क्यों करें, तो इसलिए हमने अस्मिता को जो है नुक्कड़ों तक ले गए। और आज जो है अस्मिता टीम जो है मंच पर नाटक जो कम करती है और नुक्कड़ों पर हमारे रोज़ाना 3 से 4 नाटक होते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारे पास जो यूथ पावर है, जो हमारे एक्टर्स हैं, उनके करने के बहुत ज़्यादा मौके हैं, सीखने के बहुत ज़्यादा मौके हैं। वो अपने आप को समझते हैं और अपने सोसाइटी को रोज़ाना समझते हैं। तो रोज़ाना सवालों से टकराते हैं तो उनकी ग्रोथ होती है। तो एक टीम को खड़ा करने के लिए सिर्फ जो है आपको एक नाम नहीं चाहिए, आपको जो एक रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए किसी ग्रुप का, आपको चाहिए उसको बनाने की एक लगन और एक पैशन चाहिए कि आप उसको करना चाहते हैं। मतलब आपका जो मेन फोकस है वो यूथ क्लास है जी। अस्मिता की जो टीम मुझे नज़र आ रही है, तो एक मोटे तौर पर आपने ये तय किया होगा कि हम किस उम्र तक के लोगों को इसमें मौका देंगे, पहली चीज़। दूसरे ये कि क्या आपको लगता है कि इसमें जो भी बच्चे आते हैं वो एक ख़ास उम्र के बाद फिर किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं या फिर किसी और टेलीविज़न या सिनेमा के माध्यमों को पकड़ लेते हैं? इसके बावजूद आपके पास लगातार नए नए बच्चे आते रहते हैं, इसमें क्या मुश्किलें आती हैं? मतलब एक्टिंग की कोई उम्र नहीं होती है, हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन जो यूथ है वो ज़्यादा इस क्षेत्र में आता है कि उसके पास सपने होते हैं, बदलाव के सपने होते हैं, अच्छे भविष्य की कल्पना के सपने होते हैं। वो हमारे पास 4 से 5 साल पूरी ताकत के साथ काम करता है। और जब काम करता है उसके बाद वो अगर लगातार काम करते हुए आगे बढ़ रहा है तो उसको इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो दूसरों को थिएटर करा सकता है। तो उसके रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं कि वो थिएटर वर्कशॉप कर सकता है, स्कूलों में जाकर काम कर सकता है, वो या दूसरे माध्यमों में भी जा सकता है। तो यहाँ पर से एक्टर जो है अलग माध्यमों भी गए हैं, काफ़ी एक्टर जाते हैं हमारे अलग माध्यमों में। अभी हमारे जो है 5 एक्टर जो है सिनेमा में काम करके आए, लेकिन वापस यहीं पर खड़े हुए हैं लोग, क्योंकि उनके लिए थिएटर महत्वपूर्ण है, थिएटर की प्राथमिकता महत्वपूर्ण है। तो अलग माध्यम में जाकर भी वापस आते हैं। लेकिन 4-5 साल के बाद मैं उनको खुद जो है कोशिश करता हूं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ। उनके लिए वर्कशॉप करना या स्कूल में टीचर काम करना या कहीं और अगर उनको मौका मिल रहा है तो उसको आगे बढ़ा दें। तो ये एक जो लगातार काम करता है उसके लिए थिएटर में काम के अवसर कम नहीं है, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। काम के अवसर तो कम नहीं है, काम करने की ज़रूरत भी है, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा पक्ष है आर्थिक पक्ष, क्योंकि हर आदमी उस पक्ष से जूझता है। ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं ऐसी जो कि थिएटर शायद लंबे समय तक पूरा नहीं कर सकता है, जो मौजूदा स्थिति है। आज के दौर में क्या थिएटर इस स्थिति में पहुंच चुका है, या ख़ास तौर से जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कि वो अपना एक करियर थिएटर में देख सकें, बना सकें? और ऐसा आपको लगता है? पिछले लगभग 10 सालों से स्थिति में बहुत बदलाव आया है। अब थिएटर जो है एक भविष्य का रास्ता दिखता है उसके अंदर, क्योंकि थिएटर विद इन थिएटर भी दिखता है और थिएटर के बाहर भी दिखता है। क्योंकि अभी थिएटर, सिनेमा और टेलीविज़न के जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा मजबूत हुए हैं। जो थिएटर ने सिनेमा को और टेलीविज़न को बहुत अच्छे एक्टर दिए हैं, तो एक सबसे जो तत्कालिक जो दिखता है रास्ता वो टेलीविज़न या सिनेमा का दिखता है। लेकिन थिएटर में भी वो दिखाई देता है कि अब ज़्यादा जो है वर्कशॉप की और अच्छे टीचर्स की डिमांड है, बातचीत है। तो मुझे लगता है कि वो रास्ता बनेगा, और अगर हमारी कल्चर पॉलिसी ठीक से बन जाए तो इन युवाओं को जो काम करने के जो और ज़्यादा मौके होंगे और ज़्यादा मिल सकते हैं, कि हमारे कल्चर पॉलिसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर स्कूलों के अंदर थिएटर हो जाए, जो बातचीत भी गवर्नमेंट कहती है थिएटर एजुकेशन की बात करती है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अगर हो जाए तो उसके लिए ट्रेन जो टीचर मिलेंगे, जो एक्टर्स मिलेंगे, वो इन्हीं में से निकल कर आएंगे। तो इसलिए ज़रूरत है कि हमारे पास कल्चर पॉलिसी हो जाए। बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपने अपने नुक्कड़ नाटक के बारे में इतना कुछ हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया। मंडी हाउस के इस एपिसोड में कम से कम हमने ये समझा कि आज थिएटर वाकई किस स्थिति में खड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि अरविंद की एक कोशिश रंग लाएगी और एक दिन थिएटर वाकई देश के तमाम हिस्सों में उसी शिद्दत के साथ
पहचाना जाएगा जैसे सिनेमा या टेलीविज़न हर घर में मौजूद है, और उसी तरह थिएटर के लोग भी हर घर में मौजूद होंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग कहा जहाँ कभी देखो आप जैसे लोग कहेंगे तो हो गया काम जो है।